आज के इस वीडियो में तुम लोग जानोगे कि किस तरीके से एक सनग्लासेस मास प्रोडक्शन हिट करता करता रह गया, किस तरीके से एक स्मार्टफोन अच्छे खासे फीचर्स करने के बावजूद भी फेल साबित हुआ। एंड यस, ये कोई आम छोटे मोटे स्टार्टअप्स नहीं, ये होंगे स्टार्टअप्स बाय द मोस्ट रेप्यूटेबल ब्रांड्स ऑन द अर्थ। हाउस इट गोइंग गाइस, वेलकम बैक। एक इंसान की लाइफ में फेलियर काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। अगर सक्सेस मिली तो अचीवमेंट, फेलियर मिला तो लेसन। बट अगर यही फेलियर्स की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हो जाएं तो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है कि इतनी ज्यादा एनालिसिस, इतनी ज्यादा रिसर्च के बावजूद ये फेलियर हुआ कैसे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही फेलियर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑन दैट नोट, लेट्स गो। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट जूम। पिक्चर दिस, ये साल है 2006। फॉर कॉन्टेक्स्ट, एप्पल का आईपॉड जो कि उनका MP3 प्लेयर था, वो अप्रोक्सीमेटली 5 साल से ऑलरेडी रह चुका है MP3 प्लेयर्स की मार्केट के अंदर। और इस वक्त लॉन्च होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आया अपना खुद का एक MP3 प्लेयर जो कि है माइक्रोसॉफ्ट जूम। बट आओ इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस की भी बात करें। नंबर 1, जैसा मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट जूम तब आया जब एप्पल का आईपॉड 5 साल से ऑलरेडी एक मार्केट के अंदर चल रहा है। 5 साल एक बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम होता है और इस वक्त तक एप्पल का आईपॉड काफी ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड हो चुका था। तो अब 5 साल के बाद एक नए प्रोडक्ट की इसको ज्यादा जरूरत ही नहीं। सेकेंडली, लैक ऑफ इनोवेशन। लोगों को अब समझ में आ गया कि अब MP3 प्लेयर्स की मार्केट अब खत्म होने वाली है क्योंकि अब आ चुके थे स्मार्टफोन्स, और इसीलिए स्मार्टफोन्स को प्रमोट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज फोन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने लग गया, जिसके चलते जूम के अंदर नए नए फीचर्स आना बंद हो गए। वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, स्टेगनेंट हो गया, और इसी शिफ्टिंग मार्केट के चलते एक इंटरनल कॉम्पिटिशन हो गया जहाँ पे जूम को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई विंडोज फोन के कंपेरिजन। और इस सब के चलते जूम एक फेल साबित हुआ। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, अभी तक वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जॉइन द गैंग। नंबर 2, ट्विटर पीक। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, ट्विटर को रीब्रांड कर लिया एक्स के अंदर, ये तो आजकल की बात है। बट क्या तुम्हें पता है कि ट्विटर का अपना खुद का एक स्मार्टफोन भी आया था? यस, ये बात है साल 2009 की, जब ट्विटर ने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो उन्होंने पार्टनरअप किया विद द कंपनी पीक और उन्होंने बनाया एक पेजर लाइक डिवाइस जिसके जरिए तुम सेंड एंड रिसीव कर सकते हो ट्वीट्स को। एंड लेट मी जस्ट टेल यू, इट वाज अ बिग मिस्टेक। सबसे पहली चीज, उसके अंदर फीचर्स ही ढंग के नहीं थे। वो सिर्फ एक काम करता था, ट्विटर, और वो भी ढंग से नहीं करता था। तुम उसके ऊपर इमेजेस पोस्ट नहीं कर सकते थे, रिप्लाई नहीं कर सकते थे, सिर्फ एक अकाउंट का सपोर्ट था। ऊपर से उसके जो नोटिफिकेशन का सिस्टम था वो भी काफी ज्यादा क्लंकी माना गया। सेकेंडली, स्मार्टफोन्स ऑन द राइज। इस वक्त तक स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा राइज के ऊपर आ चुके थे, जिसके चलते लोगों को एक डेडिकेटेड ट्विटर डिवाइस की क्या जरूरत जब उनके पास एक ऐसा फोन आ सकता है जिसके अंदर ज्यादा वर्सेटिलिटी हो। नेक्स्ट अप, नीश अपील। बेसिकली ट्विटर एक ऐसी टारगेट ऑडियंस के पास ही जा रहा था जो कि पॉपुलेशन में काफी ज्यादा कम है। तो एक छोटी सी पॉपुलेशन के लिए एक डिवाइस बनाना काफी ज्यादा एक बेवकूफी वाली बात होती है फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव। एंड यस, इसके अंदर अपडेट्स बिल्कुल भी नहीं आए, काफी ज्यादा स्टेगनेंट चलता रहा, अपडेट्स काफी ज्यादा कम थे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एंड इन द सेम टाइम ट्विटर का लैंडस्केप जो था वो काफी ज्यादा रैपिडली चेंज होता जा रहा था, जिसके चलते ये कीप अप नहीं कर पा रहा था। तो बेसिकली ट्विटर पीक एक फेल बना, एक ऐसा लेसन बना जिसके चलते हमें समझ में आता है कि टारगेट ऑडियंस के ऊपर मत जाओ, एक वर्ल्ड वाइड, थोड़ा एक वाइडर पॉपुलेशन के लिए कुछ सोचो। नंबर 3, Amazon Fire Phone। ओह बॉय, ये इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इन द ईयर 2014 Amazon ने लॉन्च किया अपना खुद का एक स्मार्टफोन जो कि था 3D enabled, और ये था Amazon Fire Phone। लेट्स जस्ट से इसके अंदर फीचर्स काफी यूनिक थे, जैसे कि एक्सरे बेसिकली तुम चीजों को स्कैन करके उनके बारे में पता कर सकते हो, बीट एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, कोई भी आइटम हो, प्रोडक्ट हो। बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। तो आखिर दिक्कत आई कहां? सबसे पहली चीज, इनकी प्राइसिंग। Amazon Fire Phone प्राइस्ड अप था एट रफली $650, जो कि उस वक्त के फ्लैगशिप डिवाइसेस के साथ कंपटीशन दे रहा था। सोच के देखो, अगर एक कंपनी नई कोई स्मार्टफोन बना रही है तो क्या उसको इतने फ्लैगशिप्स के साथ सीधा लड़ना चाहिए या फिर बजट के अंदर आना चाहिए? बट उन्होंने सीधा पंगा लिया फ्लैगशिप्स के साथ, जिसके चलते एक नई कंपनी पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। मोर ओवर, Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सस्ते को ज्यादा प्रेफर करते हैं। दे प्रेफर चीपर एंड बजट फ्रेंडली आइटम। तो क्या ऐसे में एक फ्लैगशिप डिवाइस, एक फ्लैगशिप लेवल के प्राइस के अंदर आने वाली चीज क्या उनके कस्टमर्स की केटर नीड्स करेंगी? ऑब्वियसली नॉट। सेकेंडली, द लिमिटेड ऐप स्टोर। Amazon Fire Phone एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स Fire OS के ऊपर काम करता था, जिसके चलते काफी सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि कंपैटिबल नहीं माने जा रहे। नॉट ओनली द प्ले स्टोर एप्स, बल्कि जो नॉर्मल सिस्टम एप्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड थे, जिसके चलते यूजर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा था। नेक्स्ट अप, इनके फीचर्स। 3D enabled होने के चलते इन्होंने एक नया फीचर डालना चाहा जो कि था डायनामिक पर्सपेक्टिव, जिसके चलते फोन को सिंपली टिल्ट करने पर ही
तुम सेटिंग्स देख सकते हो या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। तुमने टिल्ट लेफ्ट किया तो मेन्यू ओपन हो गया, ऐसे फीचर्स। बट जब ये निकले इनको काफी ज्यादा गिमिकी माना गया। गिमिकी यानी कि काफी ज्यादा रिफाइंड नहीं थे, काफी ज्यादा अनवांटेड थे, एक नॉवेल्टी मानी जा रही थी रादर देन अ नेसेसिटी। एंड लास्टली एक प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई थी। रिसर्च से मेरा मतलब क्या है, बेसिकली फीचर्स को सोचते वक्त इन्होंने सिर्फ ये सोचा कि शायद से लोगों को ये चीज पसंद आए। इन्होंने सिर्फ assumptions के ऊपर सारा किया रादर देन टेकिंग अ प्रॉपर सर्वे ऑफ द कंज्यूमर्स। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ assumptions के ऊपर ये फोन बनाया, जिसके चलते ये एक फेल साबित हुआ। मैंने कहा था ये कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी होंगी, बट अब समझ में आता है कि रिसर्च कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 4, iPod Hi-Fi। ये था एप्पल का अपना टेक ऑन द इन होम स्टीरियो सिस्टम, जो कि 2006 में लॉन्च हुआ और चला सिर्फ 18 महीने। इस स्टीरियो सिस्टम के अंदर आवाज काफी ज्यादा ट्रिमेंडस थी, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। बट सिर्फ और सिर्फ आवाज को ही प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बाकी चीजों को भी प्रायोरिटाइज किया जाता है, और ये चीज एप्पल ने समझी द हार्ड वे। नंबर 1, द प्राइसिंग। iPod Hi-Fi था अप्रोक्सीमेटली $349 का, जिसका मतलब था ये अप्रोक्सीमेटली एक स्टैंडअलोन iPod के जितना ही एक्सपेंसिव था। सेकेंडली, द लिमिटेड फंक्शनैलिटी। नो जोक, आवाज इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़िया थी, बट इसके अंदर AM/FM सपोर्ट नहीं था, ऑक्सिलरी इनपुट नहीं था, और एक लिमिटेड रिमोट कंट्रोल के साथ आने के चलते इसको काफी ज्यादा एलिनेट कर दिया गया बाय द पोटेंशियल बायर। थर्डली, द बैटरी लाइफ। इवन दो इट वाज ऑप्शनल, बट एक फीचर इसके साथ आया था जो कि था कि आप इसको बैटरीज के चलते भी यूज कर सकते हो। बट जो बैटरीज यूज होती थी वो थी डी बैटरीज, वो भी एक नहीं, सीधा 6, जिसके चलते ये वाला ऑप्शन भी इनके लिए कम्बसम हो गया, काफी ज्यादा एक नीश अपील हो गई, क्योंकि इन डी बैटरीज के चलते iPod Hi-Fi के अंदर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट वेट आ गया, which takes us to the fourth point, जो कि था पोर्टेबिलिटी। iPod Hi-Fi के अंदर पोर्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए एक हैंडल लगाया गया, बट इतने ज्यादा वेट के होने के चलते इसको पोर्टेबल नहीं माना जा सका। एंड जब इतने ही प्राइस के अंदर तुम्हें एक ऑलरेडी iPod मिल रहा है तो तुम इसको क्यों ही लोगे। नीडलेस टू से 18 महीने चला, काफी था। नंबर 5, नाइकी मैग्नीटो। अब ये एक फेलियर ट्रेडिशनल सेल्स के अंदर नहीं है, बट दिस इज रादर अ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट जो कि लिमिटेशंस के चलते मास प्रोडक्शन हिट नहीं कर सका। बैक इन अर्ली 2000s नाइकी ने सोचा कि क्यों ना रेवोल्यूशनाइज कर दिया जाए आईवियर की मार्केट को। उन्होंने एक विजन देखा आईवियर की मार्केट के अंदर, जहां पे इतना अच्छा स्लीक डिजाइन था आईवियर्स का, एक नया रेवोल्यूशनरी डिजाइन व्हिच वाज नॉट ओनली कूल बट आल्सो फंक्शनल। एंटर द मैग्नीटो प्रोजेक्ट। बट आईवियर की किस चीज को रेवोल्यूशनाइज किया जाए, किस चीज में बदलाव किया जाए? उनका जवाब था टेम्पल्स। हमारे सनग्लासेस के अंदर ये जो पार्ट है जो कि हमारे कानों के ऊपर बैठता है, जिसके चलते हमें काफी ज्यादा एक प्रॉपर फिट मिलती है, इसको बोलते हैं टेम्पल। और नाइकी क्या चेंज लेकर आया, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट्स। ओके, व्हाट? नाइकी का विजन था इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल टेम्पल्स, हम लोग मैग्नेट्स को यहाँ पे अपने स्टिक आउट करें और उसके ऊपर चश्मा को लगाएं। यस, तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है कि ये कहाँ जा रहा है प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंग टू देम ये एक लाइट वेट सिक्योर फिट देगा, जिसके चलते लॉन्ग सेशंस के अंदर स्पोर्ट्स वेयर के लिए ये काफी ज्यादा यूज हो सकता है बाय द एथलीट। एंड इस ग्लासेस के प्रोटोटाइप्स को काफी सारे एथलीट्स ने ट्राई किया, इंक्लूडिंग द बास्केटबॉल स्टार जेसन किड। बट अब आते हैं टू द चैलेंजेस। सबसे पहली चीज, मैग्नेट्स को तुम सिर पे चिपकाओगे किस तरीके से? तुम्हारे स्वेट के चलते कोई भी चीज चिपकी हुई हो वो निकल ही जाती। मोर ओवर सेफ्टी एंड कंफर्ट कंसर्न्स काफी ज्यादा आ रहे थे इसके अंदर। एंड सेकेंडली, द टेक्नोलॉजी। बैक इन दैट टाइम मैग्नेट्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज्यादा रिफाइंड नहीं थी, इतनी ज्यादा केपेबल नहीं थी कि उसको एज एन आईवियर अटैचमेंट यूज किया जा सके। अल्टीमेटली वी कम टू द फाइनल डिसीजन, जहां पे नाइकी के सीईओ मार्क पाकर ने कहा कि आइडिया अच्छा था बट चैलेंजेस के चलते इसको नहीं किया जा सकता है। एंड फाइनली उन्होंने कहा कि इसकी जो रिसोर्सेस है उनको किसी और प्रोजेक्ट में यूज कर लो चाहे, बट इस प्रोजेक्ट को बंद करो। नंबर 6, निंटेंडो वर्चुअल बॉय। वीआर हेडसेट्स का नाम जब भी सुनते हैं तुम्हारे दिमाग में मेटा क्वेस्ट या फिर ओक्यूलस आता होगा, बट ये था असली फोररनर ऑफ द वीआर टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये था निंटेंडो का अपना 3D गेमिंग हेडसेट। एंड लेट्स जस्ट से इट मेड एवरी मिस्टेक इमेजिनेबल। सबसे पहली चीज, इसका जो बल्कि डिजाइन था और इसकी जो प्लेइंग पोजीशन थी, उसके चलते लोगों को काफी ज्यादा नेक स्ट्रेन्स, आई स्ट्रेन्स एंड इवन हेडेक्स हो रहे थे, व्हिच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कम्फर्ट। सेकेंडली, इस डिवाइस को एक पोर्टेबल डिवाइस की तरह शोकेस किया जा रहा था, बट इसका डिजाइन काफी ज्यादा बल्कि था, साथ ही ये डिपेंड करता था एक्सटर्नल पावर के ऊपर,
जिसके चलते काफी ज्यादा कम्बरसम था टू ट्रैवल अराउंड विद। थर्डली, निंटेंडो वर्चुअल बॉय के अंदर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 22 गेम्स थी, जिसमें से कुछ तो इनफैक्ट एवरेज ही मानी गई। और इतना सब कुछ होने के बावजूद इसकी प्राइसिंग रखी गई अप्रोक्सीमेटली $180। आसान शब्दों में इट वाज सिग्निफिकेंटली एक्सपेंसिव देन अदर कंसोल्स इन द मार्केट। एंड क्योंकि उस वक्त VR काफी ज्यादा नया था तो इसको इतना ज्यादा प्रेफर कोई करेगा ही नहीं, काफी ज्यादा लिमिटेड अपील थी इसकी। Let's come down to the last one, जो कि है Rejuvenate फेस मास्क, जिसको मैं अपनी आसान भाषा में कहता हूं द ब्यूटी इंडस्ट्री मॉन्स्ट्रोसिटी। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को यूज करके यूथफुल लुक्स को वापस लेके आना, तुम लोग मानो या ना मानो, ये इनका मोटो था। एंड नो जोक, दिस वाज बैक्ड अप बाय द डायनेस्टी स्टार लिंडा एवंस। तो चलो भाई, इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 1, द टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही ज्यादा अननर्विंग। बेसिकली इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये करेंगे हल्के हल्के फेस अपलिफ्ट, जो कि होते हैं बाय इलेक्ट्रिकल शॉक्स, जो कि थोड़े से माइल्ड ही होते हैं, थ्रू 26 गोल्ड प्लेटेड कुशंस। बट द रिजल्ट, यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि इसके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है मानो तुम्हें चींटियां काट रही है, यू आर बीइंग बिटन बाय द एंट्स। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा अनप्लेजेंट थी ये। और इन फर्स्ट इंप्रेशंस के चलते काफी ज्यादा बड़ा प्रोपोर्शन पहले ही बैक ऑफ हो गया फ्रॉम द रिजुवेनेट फेस मास्क। नंबर 2, सेफ्टी कंसर्न। दिस फेस मास्क लैग्ड FDA अप्रूवल, और इस लैग के चलते काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठे इसकी सेफ्टी और इसकी एफिकेसी के ऊपर। और सिर्फ बात इतनी सी नहीं थी कि इनको अप्रूवल नहीं मिला, द फैक्ट इज मैन्युफैक्चरर को FDA की तरफ से वार्निंग्स भी गई थी, व्हिच ओपन्स अप अ होल लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स फॉर द कंज्यूमर्स। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, इफेक्टिवनेस। रिजुवेनेट कंपनी ने क्लेम किया था कि उनके इस फेस मास्क को यूज करने के बाद तुम्हारे रिंकल्स काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और स्किन काफी ज्यादा फर्म हो जाएगी। बट उनके इन क्लेम्स को बैकअप करने के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। मोरओवर, जिन कंज्यूमर्स ने इस अनप्लेजेंट सेंसेशन को सहकर इस प्रोडक्ट को यूज किया, उन्होंने भी यही कहा कि देयर आर लिटिल टू नो रिजल्ट। तो आसान शब्दों में ये सिर्फ एक वाइब्रेशन मशीन थी। मैंने कुछ और बोलना था बट मैं नहीं बोलूंगा। एनीवेज, वीडियो होती है यहाँ पे खत्म होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑन दैट नोट, सी यू।